नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र और आज अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे 16वां पाठ, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। वैसे इस पाठ में से बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो तो पहले से ही काट दिए गए हैं, लेकिन जो जो टॉपिक रखे हैं हम उन टॉपिकों का अध्ययन एकदम जी जान से मन लगा के करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है गरीबी। हमको पढ़ना है गरीबी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गरीबी और भारत में गरीबी का माप करने का स्तर क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए गरीबी क्या होती है, बड़ी सिंपल सी भाषा में समझे तो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास रहने के लिए नहीं, जिसके पास पहनने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है। भिखारी गरीब होता तभी तो भीख मांगता है ना। वही जिसके पास न तो खाने के लिए है, नहीं पहनने के लिए कपड़े हैं, नहीं रहने के लिए कोई घर है, निवास है, तो वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन गरीबी के अलग अलग स्तर भी होते हैं, वो स्तर भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गरीबी की परिभाषा क्या होती है, गरीबी एक्चुअल में होती क्या है कि नहीं। तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। देखिए जीवन को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अगर न्यूनतम कम से कम अगर आवश्यकता में भी अगर हमें अपने जीवन को चलाना हो, जीवन का निर्वाह करना हो, तो क्या क्या है भाई, 2 वक्त का खाना मिल जाए, पहनने के लिए 1-2 जोड़ी कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ये एक न्यूनतम स्तर है। ठीक है, क्या खाने के लिए 2 वक्त का खाना, पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़ा और रहने के लिए एक छोटा सा मकान, ये एक न्यूनतम स्तर है। अभी जो व्यक्ति 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, जिसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया। मतलब अपनी जो न्यूनतम स्तर है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। उसको 2 वक्त का खाना है वो नहीं खा पा रहा है, तो सीधी सी बात है वो गरीब है कि नहीं। तो गरीबी का स्तर क्या है, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वही व्यक्ति गरीब कहलाता है। गरीब शब्द का तात्पर्य, जो ये गरीब शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, आर्थिक अपवेचन। आर्थिक अपवेचन मतलब धन और संपदा का अभाव, धन और संपदा की कमी। धन मतलब पैसे, सोना चांदी, जमीन जायदाद, ये सब धन में आता है। धन संपदा की जो कमी होती है वही आर्थिक अपवेचन है, जिसका मतलब गरीबी होता है। लेकिन भारत में तो गरीबी पूछिए मत भाई साहब, बहुत से लोग गरीब है कि नहीं। गांवों में जाके देख लीजिए, बहुत से लोग गरीब हैं। हालांकि अभी स्थिति सुधरी है कुछ 20-25 सालों में। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, जब देश आज़ाद हुआ अपना देश, उस समय तो बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, गरीबी थी। लोगों की औसतन आयु 14, 15, 17 साल तक थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 20 साल तक जीते थे उस समय। तो सोचिए उस समय जो कैसी गरीबी वही होगी। अभी तो हालात सुधर रहे और आगे और बेहतर होंगे, है कि नहीं। तो यही है गरीबी। अभी गरीबी को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि भाई भारत की गरीबी अलग होगी, अमेरिका की गरीबी अलग होगी। तो गरीबी को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है, सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। ये निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सीधे सीधे शब्दों में समझे तो जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर क्या है, निरपेक्ष गरीबी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ सही से एकदम सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। कोई भी देश की जो सरकार होती है, जैसे भारत देश है, भारत देश की सरकार क्या करेगी कि भाई व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है। भारत सरकार ये निर्धारित करेगी कि व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, कम से कम क्या आवश्यकताएं हो सकती है व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए। तो उसका एक स्तर बनाएगी कि मान लीजिए भारत सरकार ने एक स्तर बनाया कि एक व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े मिलने चाहिए, रहने के लिए मकान मिलनी चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए। ये उस व्यक्ति के जीवन का एक मानक बना दिया, एक स्तर बना दिया कि कम से कम जिस व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मिलती होगी, जिस व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिलता होगा, 2 जोड़ी कपड़े मिलते होंगे, वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। क्योंकि उसकी जो कम से कम आवश्यकताएं है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं है वो पूरी हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, 2 वक्त का खाना, कपड़े, वो भी पूरे नहीं हो पा रही है, तो वो क्या माना जाएगा? निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। मतलब कि जिस देश ने मतलब देश में गरीबी की लाइन खींची जाती है, एक गरीबी का स्तर सुनिश्चित किया जाता है कि इस स्तर से नीचे जितने लोग आएंगे वो सब के सब गरीब होंगे, और भारत उसी कैटेगरी में आता है। मतलब निरपेक्ष का मतलब सीधे सीधे समझिए, निरपेक्ष गरीबी का मतलब जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, कपड़े पहनने के लिए सही से नहीं मिलते, स्वास्थ्य सुविधा ठीक से नहीं मिलती, तो वो निरपेक्ष गरीब में आता है कि नहीं? भाई जिसको अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, बस घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो वो गरीब नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति है कि नहीं? वो गरीब नहीं कहा जाएगा। देखिए निरपेक्ष गरीबी वाले जो राष्ट्र है उसमें जो है अधिकतर राष्ट्र अविकसित राष्ट्र है। मतलब जो निरपेक्ष गरीबी वाले देश है वो अविकसित देश है। विकसित देश मतलब अमेरिका हो गए, है कि नहीं, इंग्लैंड हो गई, ये सब विकसित देश है। अविकसित मतलब जो या तो अभी विकासशील है या बहुत ही गरीब है। भारत जो है वो अपना विकासशील देश है, विकास कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो भारत भी जो है वो निरपेक्ष गरीबी में आता है। किस में आता है? निरपेक्ष गरीबी में। मतलब कि भारत के बहुत से लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता, इतनी गरीबी है, इतने बहुत से लोग गरीब हैं, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता। या जो भारत सरकार ने जो एक न्यूनतम स्तर का एक मानक स्तर किया है, एक मानक स्तर, एक लाइन खींची है, उसके नीचे इतने सारे लोग आते हैं। भारत सरकार ने कहा सबको 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े मिलने चाहिए, एक ऐसा स्तर है गरीबी का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस गरीबी के स्तर के नीचे आते हैं। तो भारत कौन सा गरीब है? निरपेक्ष गरीबी में आता है। अभी जो गरीबी के मापने के आंकड़े हैं ना, ये सभी देशों में अलग अलग होते, भिन्न भिन्न होते। किसी भी देश की गरीबी को मापने के जो आंकड़े हैं ना, वो भिन्न भिन्न होते हैं। वो उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, उस देश के विकास पे निर्भर करते हैं, उस देश की विकास गति पर निर्भर करते हैं, उस देश के जो मूल्य वृद्धि है या मुद्रास्फीति, महंगाई पे भी निर्भर करते हैं कि किसी देश में कितनी महंगाई है, उस पर भी गरीबी जो है निर्भर करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया निरपेक्ष गरीब। निरपेक्ष गरीब का सीधा सीधा मतलब है कि सरकार जो है जिस व्यक्ति को अपने एक न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, जिस व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, वो व्यक्ति क्या है? निरपेक्ष गरीब है। जो दूसरा है वो है सापेक्ष गरीबी। देखिए सापेक्ष गरीबी क्या होती है? मतलब कि सापेक्ष गरीबी मतलब आय में कमी। मतलब आय में, पहले तो दोनों में आय जो होती है, मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो महीने का 10,000 कमाता हूँ और मेरा कोई दोस्त है वो महीने का 5,000 कमाता है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो 5,000 कमाता है वो मेरे से गरीब है। हाँ, ये होती है सापेक्ष गरीबी कि भाई वास्तव में गरीबी कुछ नहीं, वास्तव में खाने पीना सब उसको मिल रहा है, बस इतना है कि वो मेरे से कम पैसे कमा रहा है इसलिए वो मेरे से गरीब है, बाकी सब ठीक है। उसको खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, सब है उसके पास, बस वो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो मेरे से पैसा कम कमा रहा है। तो आय और धन में सापेक्षित असमानता ही क्या है? सापेक्ष गरीबी है। सापेक्षित मतलब तोलना, मतलब क्या, ऐसा तोलना कि मैंने अपने दोस्त से अपनी तुलना की है कि तुलना के मेरे दोस्त की तुलना में मैं अमीर हूं, मेरा दोस्त गरीब है। क्यों? क्योंकि मेरे से कम पैसा कमाता है इसलिए गरीब है कि नहीं। तो सापेक्षित असमानता, सापेक्षित गरीबी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है विकसित देशों में, जैसे अमेरिका। सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका ही है सापेक्षित गरीब देशों में। अमेरिका में गरीबी मतलब क्या होता है? वहाँ पे सभी लोगों को 2 टाइम का खाना मिल जाता है, सभी के पास रहने के लिए मकान भी है, बहुत से लोगों के पास रहने के लिए मकान भी है, और सभी लोगों को अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाते हैं। बहुत से लोगों के पास गाड़ी भी है अपनी खुद की, जो कि मिडिल क्लास में आते हैं। अभी गरीब का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो महीने के 20,000 कमा रहा है, कहाँ पे? अमेरिका में। और एक बी नाम का व्यक्ति है, वो महीने के सिर्फ 15,000 कमा रहा है, कहाँ पे? अमेरिका में। भारत की बात नहीं है। हाँ, अभी ये ए नाम का व्यक्ति क्या कहेगा कि जो बी नाम का व्यक्ति है ना, वो तो मेरे से कम कमाता है, मतलब उसके पास जो है वो कम आय है, तो बी नाम का व्यक्ति क्या है? गरीब है ए के मुकाबले। इस प्रकार की गरीबी चलती है अमेरिका में।
मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति के पास गाड़ी है, BMW गाड़ी है, बी नाम के व्यक्ति के पास गाड़ी ही नहीं है, तो ए नाम का व्यक्ति क्या कहेगा, मेरे से गरीब है ये। तो ये क्या होगी, सापेक्षित गरीबी हो गई। कौन सी, सापेक्ष गरीबी हो गई। मतलब तुलना करना, और तुलना करने के बाद देखना कि भाई हमसे कम कमावे कि ज़्यादा कमावे, कम कमावे तो हमसे गरीब है। तो अमेरिका में यही चलता है। अमेरिका में गरीबी है, लेकिन आय के मामले में, धन के मामले में सभी लोगों को खाना वाना वहाँ पर अच्छे से मिल जाता है। भारत जैसे उसके हालात नहीं है कि नहीं। तो ये हो गया गरीबी। गरीबी मतलब क्या होता है कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है, मतलब जो अपनी आवश्यकताओं को, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, वो क्या है, गरीब है। निरपेक्ष गरीबी मतलब जो मानक स्तर को पूरा नहीं कर पाता, जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो मानक स्तर होता है उसको पूर्ण नहीं कर पाता, वो क्या है, निरपेक्ष गरीबी। जैसे भारत देश है। सापेक्ष गरीबी मतलब जहां पर धन और आय के मामले में सापेक्ष असमानता होती है, वो है सापेक्ष गरीबी। ठीक है। अब भारत में गरीबी का मापन कैसे होता है देखते हैं। देखिए भारत में गरीबी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी देशों में गरीबी का माप करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। वो उस देश की आय पे, उस देश के विकास पे, उस देश की मुद्रास्फीति पे, उस देश के वृद्धि पे, ये बहुत सब कुछ डिपेंड करता है उस देश की स्थिति पे कि वो देश किस हिसाब से अपनी गरीबी का आकलन करेगा। ठीक है ना। तो भारत में गरीबी का माप कैसे होता है, तो देखिए भारत में गरीबी का माप करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है वो दादा भाई नवरोजी ने किया था 1868 में। दादा भाई नवरोजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और स्वतंत्रता में उस समय के जो सामाजिक, कहते हैं सामाजिक समाज सुधारक, ये दादा भाई नवरोजी थे। ठीक है ना। 1962 में जब योजना आयोग बन गया था, कब बना, 1950 में बना योजना आयोग। ठीक है ना। 1962 में योजना आयोग ने एक अध्ययन दल का गठन किया और ये अध्ययन दल बताएगा कि गरीबी कितनी है भारत में, उस गरीबी का मापन कैसे करना है। एक अध्ययन दल का गठन किया था 1962 में योजना आयोग ने। 1971 में V.M. दांडेडकर, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, V.M. दांडेडकर ने और नीलकंठ वत्स, इन दोनों ने मिलके एक गरीबी की कसौटी क्या हो सकती है, गरीबी का इंडेक्स क्या होता है, गरीबी का कसौटी क्या हो सकती है, उसको इन्होंने परिभाषित किया था कि गरीब किसे कहेंगे। इसको V.M. दांडेडकर और नीलकंठ वत्स ने परिभाषित किया था कि गरीबी क्या हो सकती है। ठीक है ना। 1979 में प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यदल, जिसको वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं, प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यदल, ये कमेटी है जिसको हम वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं। इस प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यदल के अध्यक्ष कौन रहे होंगे, वाई के अलग। ठीक है ना, वाई के अलग इसके अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने 1979 में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में बताया कि भारत में गरीबी मापने की क्या क्या आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं गरीबी मापने के। तो इनके अनुसार जिन व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब जहां पर गांवों में जिन व्यक्तियों को दिन की 2400 कैलोरी मिलती हो, 2400 कैलोरी मिलती हो। कैलोरी क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद उसमें कुछ कैलोरी होती है। मान लीजिए हमने एक रोटी खाई तो एक रोटी से हमें कितनी मिल जाएगी, 500-600 कैलोरी मिल जाएगी। तो वो जितनी खाना खाते हैं वो, अभी सरकार ये तो नहीं गिन सकती ना, कोई 1 किलो खाना खाएगा 2 किलो, ये तो नहीं गिन सकती ना। सरकार कैलोरी में गिनेगी कि जिसने एक दिन की 2400 कैलोरी खाई, मतलब कि जिसने कम से कम एक दिन की 2400 कैलोरी खाई, वो व्यक्ति गरीब नहीं है कि नहीं। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको कैलोरी में तोल सकते हैं। कैलोरी एक इकाई होती है तोलने की। ठीक है ना। कैलोरी, बहुत ज़्यादा कैलोरी शरीर के लिए अच्छी भी नहीं होती। मतलब जो कैलोरी होती है खानी चाहिए कैलोरी, मतलब खाना तो खाएंगे नहीं, लेकिन अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छे खाने से हमें अच्छी कैलोरी मिलती है, तो हमें उससे ज़्यादा फायदा भी होता है। ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी कम से कम एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए एक दिन की। एक दिन की कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 2400, मतलब 2400 कैलोरी, कम से कम 2400 कैलोरी तो एक व्यक्ति खाना ही चाहिए। और शहरी क्षेत्र में, शहर में 2100 कैलोरी। अभी आप कहेंगे भाई ग्रामीण क्षेत्र में 2400 ज़्यादा और 2100 शहरी क्षेत्र में कम क्यों, तो
तो सीधी सी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, खेती वेती करते हैं, तो उनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है अच्छा खाने की, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी कंपलसरी है एक व्यक्ति खाए, और शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति है वो तो ठाट बाट से अच्छे से रहते हैं, मतलब ऑफिस में बैठ के काम वाम करते हैं, तो उनके लिए 2100 कैलोरी न्यूनतम कम से कम चाहिए। तो जो वाई के अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी वो कैलोरी उपभोग पर आधारित थी, कि लोग कितनी कैलोरी खाते हैं, लोग कितनी कैलोरी का उपभोग करते हैं, इस आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी और वो सरकार को सौंपी थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी रखा गया था और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी रखा गया था। अभी गरीब कैसे कैसे मालूम पड़ेगा, तो मान लीजिए जो व्यक्ति दिन की सिर्फ 1000 कैलोरी खाता हो, मतलब उसको बहुत कम खाना मिलता हो, जो व्यक्ति दिन की सिर्फ 1000 कैलोरी खाता हो ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो गरीब माना जाएगा कि भाई देखो ठीक से खाना नहीं मिल रहा है कि नहीं। कैलोरी मतलब खाना ही, समझ लीजिए खाना ही, कि ठीक जिसको ठीक से खाना नहीं मिलता ना वो गरीब है। शहरी क्षेत्र में जिसको अगर 800 ही कैलोरी मिलती हो तो क्या कहेंगे, गरीब है कि नहीं। तो ये हो गया गरीब मापने का एक बिंदु, एक पॉइंट हो गया, जो कि वाई के अलग कमेटी ने 1979 में दिया था। इसके बाद योजना आयोग ने 3 सदस्यों की अलग अलग जो है एक योजना दल बनाया, जिसमें टी.डी. लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, इन तीनों को शामिल किया गया, और इन तीनों ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी, और उन तीनों अलग अलग रिपोर्ट में अपने 3 अलग अलग बिंदु बताए गरीबी को मापने के। तो टी लकड़ावाला ने 1993 और 94 और 2004 और 5 का कंपेरिजन करके, मतलब दोनों को तुलना करके जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो गरीबी रेखा बास्केट के आधार पर। ये गरीबी रेखा बास्केट क्या होती है, देखिए गरीबी रेखा बास्केट क्या होती है कि सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी रेखा बास्केट का एक नियम बनाया। क्या था उसमें कि भाई जो गरीबी रेखा बास्केट है, अभी एक व्यक्ति को महीने में कम से कम एक बास्केट तो चाहिए ही चाहिए। एक मान लीजिए एक बास्केट है, ये मान लीजिए एक बास्केट है, एक टोकरी है, ठीक है ना। अभी एक व्यक्ति को जीने के लिए कम से कम इतना सामान तो चाहिए ही एक महीने में। हाँ, एक व्यक्ति को जीने के लिए इतना सामान तो चाहिए ही कि उसका ये बास्केट, जो उसका जो टोकरा है, ये भर जाए। एक महीने में एक व्यक्ति को जीने के लिए, अपना सही से जीवन चलाने के लिए इतना सामान तो चाहिए ही कि उसका, उसमें जो एक जो बास्केट है, जो टोकरा है, वो भर जाए, है कि नहीं। उसमें क्या, गेहूं आ गया, चावल आ गया, दाल आ गई, चाय पत्ती आ गई, चाय पीता चाय पत्ती आ गई, मतलब एक तरह से जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं वो इस टोकरे में आनी चाहिए एक महीने के भीतर। तो वो क्या हो गई, बास्केट हो गई, है कि नहीं। तो इसको क्या कहा गया, गरीबी रेखा बास्केट। कम से कम इतना सामान तो एक महीने में व्यक्ति को खरीदना ही पड़ता है सही से जीवन चलाने के लिए, है कि नहीं। तो सुरेश तेंदुलकर ने 2011 और 12 के आधार पर क्या कहा कि प्रति व्यक्ति को एक महीने में 1000 रुपया चाहिए शहर में अपना सही से जीवन चलाने के लिए। कितना, 1000 रुपया चाहिए, ताकि उस 1000 रुपये में उसका ये बास्केट सामान से भर जाए, कम से कम जो बास्केट सामान से ये भर जाए, और एक व्यक्ति शहर में अपना जीवन जो है ठीक से चला ले। गांव में वहीं पे गांव में एक व्यक्ति को 816 रुपये चाहिए अपना ये बास्केट भरने के लिए, और इसी 816 रुपये में अपनी जीवन निर्वाह ठीक से चला लेगा। तो ये क्या है, मासिक उपभोग है कि 800 रुपया गाँव के व्यक्ति को चाहिए और शहर के व्यक्ति को 1000 रुपया महीने का चाहिए। अगर इस आधार पर देखें और 2011-12 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो उस समय भारत में 21.92% जनसंख्या गरीब थी। लगभग 27 करोड़ लोग उस समय जो है भारत में गरीब थे। 27 करोड़ लोगों को महीने का 1000 रुपया भी नहीं मिल पाता था, महीने का 816 रुपया भी नहीं मिल पाता था। सोचिए 2011-12 की बात हो रही है, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है ना। तो गरीबी तो है भारत में, दिखती भी है कि नहीं। इसके बाद सी रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने, सी रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी, 2011-12 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने क्या कहा कि भाई शहर में एक व्यक्ति को अपना जीवन सही से चलाना है, अपनी टोकरी को बास्केट से, अपनी जो बास्केट है उसको भरना है, तो एक व्यक्ति को 1407 रुपया चाहिए। कितना चाहिए, 1407 रुपया चाहिए एक महीने का, और गांव के व्यक्ति को 972 रुपया चाहिए एक महीने का। तो अपना जीवन जो है वो सही से
चला सकता है। मतलब एक व्यक्ति जो है गांव में 972 रुपये में अपना जो है उपभोग है, मासिक उपभोग है, वो कर सकता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से 2011-12 की जनसंख्या के अनुसार उस समय 29.5% लोग जो है गरीब थे। कितने? 29.5% लोग, मतलब तकरीबन 30% जनसंख्या भारत की उस समय क्या थी? गरीब थी। तो अभी तो ये हमने सिर्फ 2010-11-12 की बात की, आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ, तो इसलिए इतना ही। आगे हम नहीं देखेंगे कि भी 2020 के आंकड़े कैसे हैं गरीबी के, वो सब हम इसमें भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जितना दिया है उतना पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र का जो विकास कार्यक्रम है, उसने क्या कहा? उसने एक ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास को ऑर्डर दिया कि भाई आप एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाइए। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास कार्यक्रम के साथ मिल करके बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। मतलब कि बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके गरीबी मापने का एक इंडेक्स बनाया, गरीबी मापने का एक कांटा बनाया कि भाई ये हम एक ऐसा एक आंकड़ा बना रहे हैं, आप इससे गरीबी को मापिए। किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास ने संयुक्त राष्ट्र के अधीन रह के बनाया। क्या? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में 3 आयाम बने थे कि भाई इन 3 आयामों के माध्यम से आप गरीबी को माप सकते हो, और 10 सूचकांक बने थे कि आप इन 10 सूचकांक के माध्यम से आप इस गरीबी को माप सकते हो। ठीक है ना। भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य, मतलब भारत में सही ढंग से जो विश्वसनीय, एकदम सही डाटा, सही आंकड़ा जो जमा करने का काम है, वो कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। भारत में गरीबी के आंकड़े का सही ढंग से करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। ठीक है। ये विकॉल अवधि क्या होती है? विकॉल अवधि, विकॉल अवधि मतलब एक तरह से कह सकते हैं महीने में, एक साल में, 3 महीने में जो है गरीबी को मापने का एक तरह से आंकड़ा कह सकते हो, एक तरह से नियम कह सकते हो, एक तरह से कोई मैकेनिज्म कह सकते हो। ठीक है ना। तो विकॉल अवधि के 2 टाइप होते हैं। पहला है समान विकॉल अवधि, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म विकॉल पीरियड कहते हैं, है कि नहीं। ये जो समान विकॉल अवधि है, ये 30 दिनों की होती है। हर 30 दिनों में लोगों का उपभोग व्यय जो है मापा जाता है कि लोगों ने इन 30 दिनों में कितना उपभोग किया, मतलब कितने सामानों का उपभोग किया और कितना खर्चा किया, है कि नहीं। लोगों ने कितना कमाया, लोगों ने कितना खर्चा किया, ये इस समान विकॉल अवधि के हर एक महीने में, हर 30 दिनों में जो है मापा जाता है। दूसरा जो इसका आयाम है वो मिश्रित विकॉल अवधि, मिक्स्ड विकॉल पीरियड। इसमें जो है जो लोग खाना, मतलब जो एक तो होते खाने की चीज़ें और एक होते गैर खाद्यान्न, जैसे परफ्यूम, नेल पॉलिश, ये जो होते गैर खाद्यान्न चीज़ें, है कि नहीं। तो जो गैर खाद्यान्न चीज़ें होती है उनका व्यय कितना हुआ, इस व्यय को मापने के लिए हर 30 दिनों में और हर एक साल में जो है इसका आंकड़ा निकाला जाता है। यही है विकॉल अवधि। तो आज हमने पढ़ा गरीबी और भारत में गरीबी का माप कैसे होता है, ये आज हमने पढ़ा। इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास मुझे पूछिए, आपका डाउट आपको बताने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।